हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आचार्य क्लासेस। आप सबका स्वागत है आचार्य क्लासेस में। आशा है, उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं साइंस, जो जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे। कल हमने एक प्रश्न दिया था, आपसे पूछा था, एक प्रश्न कहा था कि अगर हमारे पास प्रकाश स्रोत इस दिशा में हो और इसके सामने कोई कमरा हो जिसका दरवाजा इस दिशा में हो और इस तरह किसी तरह का होल ना हो, किसी तरह का स्पेस ना हो जिससे प्रकाश प्रवेश कर सके, तो इसमें उजाला, इसमें प्रकाश कैसे पहुंचता है, ये प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने अगर समझ गए होंगे, आप लोगों को आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं आया होगा उनके लिए मैं समझा रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ। एक चित्र के अनुसार देखिए, मान लीजिए हमारे पास सूरज यहाँ पर स्थित है, ठीक है। सूरज यहाँ पर स्थित है, ये ओमनी डायरेक्शन रेडिएट करता है, अर्थात सभी दिशाओं में प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसको मान लेते हैं सन है। और हमारी अर्थ, चूंकि हम लोग ऑब्जर्वर हैं तो अर्थ पर होंगे, इसलिए मैंने अर्थ को बड़ा ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा मत कहिएगा कि सर अर्थ तो सन से छोटा है, सूर्य से छोटा है, इसको आपने बड़ा ड्रॉ कर दिया। हम लोग जिस ऑब्जेक्ट के पास होते हैं वो और दूर वाले ऑब्जेक्ट से अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है। तो जब मैंने बात किया कि प्रकाश किरणें जब यहाँ से निकलती हैं तो सीधी रेखा में चलती हैं, ये इसका मान लेते हैं क्षितिज वाला ये बिंदु है और नीचे से भी ड्रॉ करते हैं। अब जो प्रकाश किरणें यहाँ से उत्सर्जित होंगी, इस दिशा में आगे बढ़ती जाएंगी, तो क्या होता है, समझिएगा। ये पृथ्वी है और पृथ्वी की यहीं बाहरी सतह पर तो हम लोग रह रहे होंगे, ह्यूमन बीइंग्स इसी बाहरी सतह पर तो रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब ये प्रकाश किरणें चलती हैं, सूर्य से निकलती हैं, यहाँ से चलते चलते जब ये पहुंचती हैं तो होना क्या चाहिए, इस बिंदु के बाद, ये जो बिंदु है, इस बिंदु के बाद चूंकि प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं, तो जो किरणें इस स्पर्श वाले इस बिंदु के बाद जाएंगी वो आगे बढ़ जाएंगी। इसी तरह से यहाँ से भी होंगी, ये किरणें आगे बढ़ जाएंगी। तो इस बिंदु के पश्चात, ये जो मिडिल वाली लाइन हमने खींचा, इस बिंदु के पश्चात इस तरफ पूरा का पूरा अंधेरा होना चाहिए और इस तरफ पूरा का पूरा उजाला होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने सुबह और शाम देखा होगा, अचानक से एकदम से उजाला नहीं हो जाता, या अचानक से एकदम से तुरंत घुप से अंधेरा नहीं हो जाता है। धीरे धीरे करके उजाला होता है, धीरे धीरे करके अंधेरा होता है। होता इसलिए है कि ये जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, जब हमारे ये मैंने बाहर खींचा हुआ इसको वायुमंडल है, जब ये वायुमंडल में पहुंचती हैं तो इसमें उपस्थित धूल कणें और धुएं, जो भी वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण होते हैं, जब उनसे टकराती है तो क्या होता है, इस बिंदु पर उन कणों को ये एक तरह से दूसरा प्रकाश स्रोत बना देती हैं, अर्थात कि छोटा सा कण भी प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगता है। अब जब ये छोटा सा कण प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करना शुरू कर देता है तो इससे भी सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। अब समझिए, इस बिंदु पर आइए, यहां पर मान लीजिए कोई छोटा सा कण होगा और जब ये टकराया, प्रकाश की किरण यहां से चलती हुई गई, यहां टकराएगी, तो यहां से ये क्या करेगी, सभी दिशाओं में प्रकाश को उत्सर्जित करेगी, ठीक है। अब जब सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित होगा तो यहां भी तो इस लाइन के बाद भी तो कुछ प्रकाश अर्थ सरफेस तक आएगा, इसीलिए यहां पर धीरे धीरे करके उजाला होता है और धीरे धीरे करके अंधेरा होता है। क्लियर है? सेम टू सेम यहाँ भी होगा कि जो प्रकाश किरणें यहाँ और यहाँ पार करके जाएंगी वो ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, फिर ये ओमनी डायरेक्शन होगा, निकलेगा सभी दिशाओं में,
ये किसी और से टकराएगा सभी दिशाओं में निकलेगा, ये किसी और से टकराएगा सभी दिशाओं, ऐसे करके इस कमरे में प्रकाश प्रवेश कर जाता है। अधिक मात्रा में नहीं जाता क्योंकि ये बार बार कणों से टकराता है, उसको प्रतिदीप्त करता है, फिर वहां से दूसरी द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। मैं इसको आगे आने वाले चैप्टर्स में समझाऊंगा कि इन द्वितीय तरंगिकाओं को हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार बताऊं कि द्वितीय तरंगिकाएं कैसे निकलती हैं, और फिर ऐसे करके तो इस कमरे में उजाला पहुंच जाता है कुछ मात्रा में, जैसे इधर रहता है उस तरह से इधर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तो कल के प्रश्न का विस्तार था, उसका उत्तर था कैसे जो आपको समझना था। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जिनको और भी कोई डाउट है या अभी भी नहीं समझ में आया है, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैसेज करेंगे मुझे, और मैं इसका फिर से रिप्लाई करूंगा, दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कल हम लोगों ने परावर्तन पढ़ लिया था, परावर्तन को समझ लिया था। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कल की घटनाओं को। कल हमने यही पढ़ा था कि एक कोई हमारे पास चमकदार सतह है M1 M2, और इस पर जब भी कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, आती है, तो जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर हम लोग 90 अंश की एक रेखा खींच देते हैं जिसको अभिलंब नाम दिया था, अभिलंब। और यहां से जितने कोण पर आती है उतने कोण पर किरणें परावर्तित हो जाती हैं। इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। दो नियम भी हमने समझाया था, ये और ये कोण दोनों बराबर होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये कल का समरी था, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैंने इस सतह को नाम दिया था कि चलो ये सतह क्या है, दर्पण है। अगर ये सतह दर्पण है तो दर्पण के लिए क्या होगा, आज से हम दर्पण पढ़ना शुरू करेंगे। दर्पण के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी में इसको मिरर कहते हैं। अंग्रेजी जानना जरूरी होता है, कभी कभी आप लोग हिंदी क्लिष्ट हो जाता है, हिंदी को समझना मुश्किल हो जाता है, तो अंग्रेजी हेल्प कर देता है और आप चीजों को आइडेंटिफाई कर जाते हैं क्या है। ठीक है, तो दर्पण समझते हैं। ये शीशा होता है, शीशा, उसके एक तरफ अगर हम पॉलिश कर देते हैं, लेड ऑक्साइड बेसिकली PbO की पॉलिश कर देते हैं, ठीक है ना। रेड कलर की आप लोगों ने भी देखा होगा कि शीशा जो दर्पण जिस चेहरा देखने वाला होता है उसके पीछे तरफ कभी देखिए, घर वाला मत तोड़ना नहीं पीछे जाओगे, तो पीछे की तरफ देखेंगे तो उस तरफ देखिए एक कलई की हुई होती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कलई कहते हैं। ठीक है ना। तो इस कलई को ये क्या करता है, जब भी प्रकाश की किरणें आती हैं, इस पर पड़ती हैं, तो ये इस तरफ नहीं जाने देता है। ये क्या करता है, चमकदार सतह होता है, ये वापस कर देता है, इन किरणों को वापस भेज देता है। ठीक है, तो जब किसी कांच की प्लेट पर एक तरफ हम लोग लेड ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं, कलई कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, दर्पण बन जाता है। अब दर्पण का काम क्या है, दर्पण सबसे पहले पढ़ते हैं कि दर्पण जो कितने प्रकार का हो सकता है। एक प्रकार होता है समतल दर्पण, क्या होगा, समतल दर्पण। दूसरा प्रकार क्या होगा, वक्राकार दर्पण। अभी से अवतल उत्तल ना समझिए, दो तरह से समझिए, एक समतल दर्पण होगा और एक वक्राकार दर्पण होगा। समतल दर्पण का अर्थ क्या होता है, अगर समतल दर्पण को देखें तो सीधी सी बात है, अगर कोई सरल रेखा होगी, समतल एकदम फ्लैट होगी, तो यही समतल होगा। इसके एक तरफ हम लोग पॉलिश कर देते हैं, तो ये समतल दर्पण कहलाता है। मुख्यतः चेहरा वाला देखने का काम आता है ना, तो समतल दर्पण होता है। अब देखो, समतल दर्पण से प्रश्न बहुत बार आते हैं और लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भैया अवतल उत्तल तो पढ़े रहते हैं, लेकिन समतल वाले में कंफ्यूजन हो जाती है, समतल दर्पण जान नहीं पाते हैं कि क्या है समतल दर्पण। ठीक है, तो देखते हैं समतल दर्पण। इसकी डेफिनेशन में आप लोग इतना ही जानिए कि कोई
एकदम समतल कांच की प्लेट होती है, उसके एक हिस्से को हम लोग पॉलिश कर देते हैं या लाल कलई चढ़ा देते हैं, लाल परत चढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है, दर्पण बन जाता है। अब अगर ये सीधा सीधा रखा हुआ है, सपोज कि ये सीधा दर्पण रखा हुआ हमारे सामने और इसके एक तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इसमें बनता है। अब एक समझिएगा कि इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें यहां जाएंगी और टकराने के पश्चात पुनः इसी में वापस चली जाएंगी। भाई परावर्तित होगा ना, अगर ये दर्पण है, एक चमकदार सतह है, तो यहाँ जो भी प्रकाश किरण जाएगा वो टकरा करके वापस आएगा, परावर्तन होगा। परावर्तित हुआ, ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है, यहाँ तक मैं प्रतिबिंब बनना आगे सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। तो प्रतिबिंब बना। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, प्रश्न आता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। यहां पर एक हमारे पास समतल दर्पण है, ठीक है, और ये मैं एक प्राइमरी एक्सिस खींच रहा हूं समझने के लिए। एक कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी, छोटा ए बी, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब देखो क्या होगा, ये वस्तु हमें अगर मान लो यहां से चल करके ये कोई एक्स डिस्टेंस पे है ये, तो जितनी दूरी पर वस्तु इधर है उतनी ही दूरी पर इस तरफ हमें दिखाई देगी। अर्थात कि जितनी दूरी पर हमारा वस्तु है या जितनी दूरी पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनना है उतनी ही, ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनना है समतल दर्पण के केस में। अर्थात जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब रहता है। ये पहला प्रश्न, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, तो आंसर होगा जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होगा समतल दर्पण से। दूसरा प्रश्न आता है कि अगर कोई वस्तु इस तरफ चल रही है, दर्पण की तरफ चल रही है और v वेग से चल रही है, v वेग से चल रही है, तो इस तरफ उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कितने तेज आता है दिखाई देगा, वो 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। वेग दोगुना हो जाएगा, 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए दो समतल दर्पण सामने सामने रख देंगे और इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां जो प्रतिबिंब बनने वाला होगा उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी। ओके, दो समतल दर्पण के मध्य अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, आप लोग नई हुई दुकान पे जाते होंगे तो आगे शीशा पीछे शीशा लगा होता है, ठीक है ना, दर्पण लगा होता है, उसमें देखिए आपका सर आगे भी बार बार दिखाई देता है, पीछे भी बार बार दिखाई देता है, तो वो बताता है कि उसको आप काउंट करते जाइए, देखिए वो इनफाइनाइट तक बनता चला जाता है। तो याद रखना कि अगर दो समतल दर्पण के मध्य कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो उसका क्या होगा, प्रतिबिंब कितनी बार बनेगा, अनंत बार बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। अगर दो समतल दर्पणों को हम थोड़ा सा झुका दें, आनत से कुछ झुका दें, उस स्थिति में क्या होगा, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो उस स्थिति में याद रखिएगा कि आनत पर जब दर्पण को किसी कोण पर झुका दिया जाए, किसी कोण थीटा पर झुका दिया जाए, थीटा पर झुका दिया जाए, तो क्या होगा, उस स्थिति में प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, उस स्थिति में
प्रतिबिंबों की संख्या याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? संख्या अगर n से डिनोट करना चाहते हैं, n से लिखना चाहते हैं तो n बराबर कितना होगा? 360 बटा थीटा माइनस 1। कितना होगा? 360 बटा थीटा माइनस 1। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये आ जाता है कि भैया आनत पर जब किसी कोण पर दर्पण को झुका दिया गया है, उस स्थिति में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जब समतल था, जब एकदम वर्टिकल था, 90 अंश पर था, ऊर्ध्वाधर था, उस स्थिति में अनंत प्रतिबिंब बना रहा था। लेकिन अगर किसी स्पेसिफाइड कोण पर झुका दिया गया इसको, तब क्या होगा? 360 बटे थीटा। ये थीटा क्या है? जिस कोण पर झुकाया गया होगा दर्पण को, और उसमें ऋण 1 कर देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई समतल दर्पण की बात। समतल दर्पण उम्मीद है आप सबको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, समझ गए होंगे। और इसके जो मुख्य प्रश्न है उसको भी मैंने बता दिया, आप सबको स्पष्ट करा दिया कि इसके कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब दर्पण को सीधा रहने नहीं दिया जाएगा भाई, आदमी तो सीधा रहने नहीं पाता है तो दर्पण को सीधा नहीं रहने देंगे। कैसे उसको रहने देंगे? तो दूसरा प्रकार है वक्राकार। वक्राकार, इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे पास जो दर्पण था, जो सीधा सीधा दर्पण था, इसमें लोगों ने क्या किया? शरारत कर दिया। ठीक है, और उस स्थिति में इसको टेढ़ा कर दिया। अब ये देखिए, इसका प्रतिरूप क्या हो सकता है? ये या तो इस तरह से हो सकता है, पॉलिश अंदर की तरफ, या फिर इस तरफ होगा, पॉलिश बाहर की तरफ। ठीक है ना? अब इसको और भी तरह से झुकाया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड यही मानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पॉलिश अंदर की तरफ और पॉलिश बाहर की तरफ, मुख्यतः यही दो रूप आपको वक्राकार दर्पण में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, इन दर्पणों को, चाहे वक्राकार दर्पण कहिए, जब इन दो दर्पणों की बात आती है तो इनको नाम दिया जाता है गोलीय दर्पण। क्या नाम दिया जाता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए, तो गोलीय दर्पण को समझते हैं। गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण जब किसी कांच का गोला होता है, हमारे पास ये कांच का गोला है, और हमने इसके एक हिस्से को काट कर निकाल दिया। ठीक है, किसी कांच के गोले के एक हिस्से को काट कर निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, इस स्थिति में देखिए क्या होगा। अगर पॉलिश हमने इस तरफ किया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। मैं पहचान भी आगे बताऊंगा। और अगर इसका पॉलिश बाहर की तरफ कर दिया गया है तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण कहलाएगा। समझिएगा, गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोले से, एक हमारे पास गोला है, उसके एक हिस्से को काट कर निकाल दिए, उस हिस्से के अगर अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दिए, कलई चढ़ा दिए, तो परावर्तक तल कौन सा होगा? बाहर वाला। ये वाला हिस्सा क्या होगा? परावर्तक तल। तो जब प्रकाश किरणें उभरे हुए हिस्से से, देखो ये उभरा हुआ हिस्सा, इस उभरे हुए हिस्से से परावर्तित हो रही होंगी, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। दूसरे में अगर परावर्तक तल दबे वाले हिस्से से होता है तो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। समझ में आ गया? समझ गया ना? फिर से देख लीजिए एक बार, मैं फिर से फटाफट स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी प्रकाश किरणें उभरे हुए तल से परावर्तित होंगी
ऐसे कर लीजिए। अगर इस हिस्से से परावर्तित हो रही हैं तो उत्तल दर्पण, अगर इस हिस्से से परावर्तित हो रही हैं इधर के हिस्से से तो अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ लिए हैं। इनसे इनके द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, इन दर्पणों के कुछ मुख्य भाग होते हैं तभी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो पहले हम उन भागों को, उन स्थानों को समझ लेते हैं, उसके बाद तब फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके निर्माण को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण लेते हैं। ये हमारे पास अवतल दर्पण है। अब इस तरफ पेंट किस तरफ होगा, तलई किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। इसको घिरे वाले तल पर पॉलिश हुई होगी। ठीक है, चलो अब देखो ये जो हमने लाइन खींची हुई है, मिडिल में ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन को सबसे पहले क्या नाम लेंगे, मुख्य अक्ष नाम लेंगे। क्या है ये, मुख्य अक्ष, प्राइमरी एक्सिस कहा जाता है इस लाइन को। ये लाइन जहां जाकर के काटती है इस बिंदु को, दर्पण को, ये लाइन जहां काटती है इस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं, ध्रुव या पोल अंग्रेजी में। ये क्या है, प्राइमरी एक्सिस है। ठीक है, तो क्या क्या हमने सीखा भाई, मुख्य अक्ष जान लिया, प्राइमरी एक्सिस और दूसरा ध्रुव जान लिया। ये दर्पण का नाम अगर देना हो तो आप M1 M2 लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई दर्पण है M1 M2। अब देखो ये चूंकि किसी गोले का कटा हुआ भाग है ना भैया, मान लेते हैं कि ये हमारे पास गोला था और इस गोले का एक हिस्सा हम काट कर यहाँ ले गए हैं, तो इस गोले का कोई ना कोई, इस वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा। अगर इसको हम वृत्त समझ रहे हैं, केंद्र स्पष्ट करने के लिए, तो अगर इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा जिससे हम ये काट कर ले जा रहे हैं, तो ये ही केंद्र जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर यहाँ एक बिंदु होगा, वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब ये तो कुछ बिंदु हो गया। अच्छा देखिए, इसमें एक शब्द आता है द्वारक। दर्पण का क्या आता है, द्वारक। द्वारक क्या होता है, सीधे सीधे एक तरह से कोई चाप समझिए, कोई चाप है, या ये मान लो कोई कर्व वाला कोई चीज है, कर्व, इस बिंदु से, ये टॉप वाले बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जहां से प्रकाश किरणें प्रवेश कर सकती हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। जहां से भी प्रकाश किरणें इस दर्पण पर पड़ सकती हैं वो सब हिस्सा द्वारक कहलाता है। अच्छा इस तरफ मत सोचिए सर कह रहे हैं दर्पण पर पड़ सकती है, इस तरफ मान लें, इस तरफ पेंट हुआ, प्रकाश पड़ने का कोई प्रभाव नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्पण का द्वारक समझ लिया, वक्रता केंद्र समझ लिया, ध्रुव समझ लिया, मुख्य अक्ष समझ लिया। अब बात करेंगे फोकस की। मैं इन सबको थोड़ा सा रेस्ट कर दूं। अब बात करते हैं फोकस की कि फोकस क्या होता है। तो प्रकाश किरणों के आधार पर समझते हैं। पहले प्रकाश किरणों के आधार पर समझेंगे, उसके बाद दूसरा आधार भी बताऊंगा कि फोकस कैसे ज्ञात हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास, चलो दूर थोड़ा सा, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट और कोई यहाँ से प्रकाश स्रोत है, प्रकाश इस तरफ आ रहा है, तो जब प्रकाश चलता है और मुख्य अक्ष के समांतर अगर चल रहा हो, मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा हो प्रकाश किरणें, तो ये यहाँ जब परावर्तक तल से टकराती हैं और परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं,
वही बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फिर से समझिएगा, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। स्पष्ट हो गया? चीजों को समझ लीजिए क्या क्या जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ध्रुव, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता, केंद्र जरूरी है और मुख्य अक्ष जरूरी है। इन्हीं चीजों से हम क्या करेंगे? आगे प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए, तो ये समझ लिया हमने, अवतल दर्पण समझ लिया। अवतल दर्पण में क्या होता है? वक्रता, केंद्र और फोकस, मुख्य अक्ष, ध्रुव, द्वारक, ये सब समझ लिया। अगर इसी की जगह, अवतल दर्पण की जगह अगर हमारे पास उत्तल दर्पण होगा, सपोज कि हमारे पास क्या है? उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल वाला ये तो है। अब देखो, अगर इसमें पूछे भैया वक्रता केंद्र कहाँ है बता दो, वक्रता केंद्र कहाँ है बता दो, तो यहाँ तो नहीं भाई, हमारा प्रकाश इस तरफ आएगा, यहां से टकराने के बाद वापस चला जाएगा, ठीक है ना? प्रकाश यहां पर आएगा, टकराने के पश्चात वापस चला जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा भैया। इस तरफ तो प्रकाश जा ही नहीं रहा, यानी इस तरह की चीजों को हमें इग्नोर करना है, अभी तक इग्नोर करना, आगे कुछ काम आएंगे उसको मैं बताऊंगा जब इमेजिनरी की बात होगी, ठीक है? कल्पना की बात होगी तो इस तरफ जाएंगे, नहीं तो जो रियल घटनाएं हैं वो इस तरफ ही है, इसके इस तरफ तो जा ही नहीं रही है। तो वक्रता केंद्र अगर यहाँ पूछेंगे तो यहाँ तो कहीं है ही नहीं ना वक्रता केंद्र। एक चीज जो मुख्य है वो क्या है? इसका ध्रुव, ठीक है? इस ध्रुव को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में केवल और केवल ध्रुव इंपॉर्टेंट होता है, ध्रुव से हम सारी चीजें डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहुंचते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण सीखेंगे, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण में आएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मैं उत्तल दर्पण का निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कल सिखाऊंगा, कल कैसे होगा। अब समय है आज के प्रश्न का कि आज कोई प्रश्न दे दिया जाए आप लोगों को। तो प्रश्न मैंने नोट कर दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, दो समांतर दर्पणों के मध्य रखे वस्तु की कितनी प्रतिबिंबे बनेंगी? जो समांतर दर्पण है उनके मध्य रखा अगर कोई वस्तु तो उसकी कितनी प्रतिबिंबे बनेगी? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दूसरा है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कि दर्पण कितना बड़ा हो कि पूरा का पूरा प्रतिबिंब अपने आप को देखना हो दर्पण में, तो उसकी लंबाई कितनी हो जिससे पूरा आप दिख जाए। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, हमको मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी में लिख दे रहा हूं, classes.acharya@gmail.com। आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी है टेलीग्राम पर आचार्य क्लासेस सर्च करेंगे तो आचार्य क्लासेस की ये आईडी है। आप उनको मेल भी कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी कुछ लाभ उठा सकें।
फिर कल हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष कुछ नए आगे जो भी प्रतिबिंब वगैरह बनाने की प्रक्रिया है उससे उपस्थित होंगे उसको लेकर के। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।